इसके सेकंड कंपोनेंट को ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन। चलो, पर ट्यूबुलर री एब्जॉर्प्शन को ध्यान से पढ़ना है। री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बेटा किसके किसके बीच में होगी? तो री एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, उल्टा मत समझिएगा। यहां पर री एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि बेटा ये बहुत सी चीज़ें यहाँ से, जैसे री एब्जॉर्प्शन बेटा यहाँ पर तो अब नहीं होना है, कहाँ पर होना है, या तो यहाँ होना है। ये हिस्सा बेटा किसका है, पीसीटी का है। ये हिस्सा बेटा लूप ऑफ हेनलेज का है, और ये हिस्सा हमारा डीसीटी का है। डीसीटी का बेटा ये हिस्सा हो गया डीसीटी का। अब यहाँ पर जो डीसीटी का हिस्सा होगा ये, तो री एब्जॉर्प्शन की जो प्रोसेस होगी, री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी वो बेटा कहाँ पर होगा, ये पीसीटी के पार्ट में होगा, और बेटा लूप ऑफ हेनलेज पे होगा, और डीसीटी पर होगा। यहाँ पर री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। कुछ बेटा कहाँ पर होगा, कलेक्टिंग डक्ट में होगा। ऐसा क्या, देखो ये निकल करके कहाँ पर जाएगा बेटा, निकल करके ये जाएगा कहाँ पर, देखो जैसे यहाँ से कुछ चीज़ें बेटा बाहर आनी है, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर बेटा पीसीटी है। अब पीसीटी कॉइल्ड पार्ट है, पीसीटी में वाटर, यहाँ से क्या, ये वाटर, वाटर बेटा कहाँ पर आया, वाटर आ गया इंटरस्टिशियल स्पेस में। अगर बेटा ये इंटरस्टिशियल स्पेस में है, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, या जो भी चीज़ें हैं। अब जैसे वाटर बेटा ये आ रहा है, तो ये वाटर यहाँ से निकला, तो वाटर निकल करके कहाँ जाएगा, पहले ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा। ये इंटरस्टिशियल स्पेस से कहाँ पर जाना है, इंटरस्टिशियल स्पेस से बेटा ये जाना है ब्लड वेसल्स में। इसका मतलब बेटा यहाँ पर दो चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए। एक हमारा हो गया रीनल ट्यूब्यूल का हिस्सा, और दूसरा बेटा इसी के पैरेलल हो जाएगा ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स बेटा पेरिटेबुलर कैपिलरीज वगैरह था। अगर ये यहाँ से फिल्ट्रेट बेटा यहाँ पर जाता है, ये कौन सा पार्ट जाएगा बेटा, ये फिल्ट्रेट जाएगा। कहाँ से जाएगा, रेनल ट्यूब्यूल टू ब्लड वेसल्स। तो द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम रेनल ट्यूब्यूल टू
ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। बेटा यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोलते हैं हम लोग? जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने बेटा क्या खाया, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज इंटेस्टाइन में बेटा एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होके कहाँ गया? ब्लड में, ब्लड से कहाँ गया? किडनी में। अब किडनी से बेटा वो फिर से ब्लड में आ रहा है, किडनी से फिर से वो कहाँ पर आ रहा है? या नेफ्रॉन से या रीनल ट्यूब्यूल से फिर से बेटा ब्लड वेसल्स में आ रहा है। अगर वो फिर से ब्लड वेसल्स में आ रहा है तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। तो जो री एब्जॉर्प्शन कहते हैं उसका एक रीजन हो गया। दूसरा पॉइंट बेटा, री एब्जॉर्प्शन का मतलब अगर डेफिनेशन बताना है तो क्या बताओगे? द मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट फ्रॉम renal tubule to बेटा कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कौन सा प्रोसेस कहलाया? तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहलाने का मतलब बेटा ये हो गया, कहाँ से ये रीनल ट्यूब्यूल से कहाँ चला गया? ब्लड वेसल्स में चला गया। ये प्रोसेस एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। और ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ पर होगी? बोलो बेटा, पीसीटी में होगी, लूप ऑफ हेनलेज में होगी, चाहे वो डिसेंडिंग लिम्ब हो या असेंडिंग लिम्ब हो। और कहाँ पर होगी? डीसीटी में होगी। और थोड़ी बहुत बेटा कहाँ पर होनी है? कलेक्टिंग डक्ट में। तो जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होनी है पीसीटी में होगी, लूप ऑफ हेनलेज में होगी, कलेक्टिंग डक्ट में होगा, डीसीटी में होगा और किस में होगा? कलेक्टिंग डक्ट में होगा। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि साइट ऑफ द रीअब्जॉर्प्शन तो आपका आंसर ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन बेटा ये बनती है कि पीसीटी में किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होगा। तो पीसीटी में किस किस चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा इसको आप देख लो। देखो बेटा, पीसीटी में हम लोग ऐसे बोलते हैं, यहां पर जो एब्जॉर्प्शन होगा वो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन बोलने का मतलब कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस यहीं पर क्या हो जाएगा? रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका रीजन बेटा क्या है? ड्यू टू ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम। और जैसे बेटा न्यूट्रिएंट वगैरह है, यहाँ पर इसका क्या होगा? न्यूट्रिएंट वगैरह का बेटा ये 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा। मतलब अगर हम लोग देखें जैसे न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट्स में बेटा क्या हो जाएगा? हमारा ग्लूकोज हो जाएगा, अमीनो एसिड हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएंगे, विटामिन्स हो जाएंगी या हार्मोन्स बेटा, क्योंकि हार्मोन्स न्यूट्रिएंट होता नहीं है, लिख दिया मैंने। यहाँ पर इनका बेटा ये 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा। 100% रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बेटा 100% रीअब्जॉर्प्शन का मतलब है कि ऑब्लिगेट रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर 100% रीअब्जॉर्प्शन या कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होगा। किसका बेटा कंप्लीट रीअब्जॉर्प्शन होगा? ग्लूकोज का। भाई सीधी सी बात है, अगर हम लोग यहाँ से, अब देखो जैसे ये क्या हुआ कि यहाँ से फिल्ट्रेट से बेटा ये ग्लूकोज यहाँ पर आ गया, फिल्टर होकर के ग्लूकोज यहाँ आ गया। अब ये ग्लूकोज अगर बेटा ये फिर ब्लड में नहीं जाएगा तो ये यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। तो जो भी आप खा पी रहे हैं, जैसे आपने क्या लिया? ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज तो यूरिन के थ्रू पास हो जाएगा। इसीलिए बेटा इसको क्या करना पड़ेगा? ये फिर से कहाँ लेके आना पड़ेगा? फिर से इसको ब्लड में लेके आना पड़ेगा। इसका एक रीजन भी होता है, क्योंकि रीजन देख लो क्या होता है बेटा। रीजन इसका ये क्यों होता है कि यहाँ पर जब जैसे ही ये ब्लड क्या हुआ, यहाँ से यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह आ गया, यहाँ आ गया, इसका बेटा इसमें ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा।
ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। तो ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को उतना बनाना रखना पड़ेगा। बनाए रखने के लिए बेटा इनमें क्या होता है, फिर से फिल्ट्रेशन होता है, फिर से इनमें क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं री एब्जॉर्प्शन। ठीक बेटा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये यहाँ पर देखो, जैसे ये पीसीटी में ही अभी आप पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे सोडियम आयन है बेटा, इसका 70% या 75% बेटा रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। कुछ बेटा जैसे पोटेशियम आयन है बेटा 70% रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन होता है, लगभग बेटा 90% रीअब्जॉर्प्शन होता है। कितना परसेंट, 90% यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। बेटा इनका जो रीअब्जॉर्प्शन होगा, अब जैसे देखो वाटर है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन लगभग बेटा 70 to 80% होगा, या 70 से 75% वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहीं पर हो जा रहा है। तो अधिकांश पोर्शन बेटा क्या हो जा रहा है, यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो रहा है। लेकिन अभी आपने पढ़ा था बेटा कि यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं, एक्टिव और पैसिव दोनों होते हैं। तो जो ऑस्मोसिस बेटा देखो, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा थ्रू द क्या हो जाएगा, ऑस्मोसिस हो जाएगा, थ्रू द ऑस्मोसिस। थ्रू द ऑस्मोसिस का मतलब बेटा ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के कारण होगा। इनमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स का बेटा क्या होगा, ये एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। अगर हम लोग बेटा मान लें क्लोराइड आयन, जैसे क्लोराइड आयन का कुछ बेटा एब्जॉर्प्शन होगा, क्लोराइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन होगा ये मान लेते हैं बेटा 10 to 15% जो क्लोराइड आयन का एब्जॉर्प्शन होगा, या इससे ज़्यादा जो एब्जॉर्प्शन होगा ये पैसिव एब्जॉर्प्शन है। कैसा एब्जॉर्प्शन है, पैसिव री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी। तो बेटा देखिए, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, अभी हम लोग ये देख रहे थे कि जो री एब्जॉर्प्शन है ये कहाँ पर देख रहे थे, पीसीटी के अंदर। तो पीसीटी के अंदर जो यहाँ पर देखो, जैसे न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट वगैरह का री एब्जॉर्प्शन कितना परसेंट हो जाएगा, 100% हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह का क्या होगा, ऐसे होगा, लगभग इतना परसेंट होगा। और ये एक्टिव और पैसिव दोनों हो सकता है। पैसिव में बेटा एक छोटा सा कंपोनेंट और भी समझ सकते हो, जैसे यूरिया है, जैसे यूरिया है, तो यूरिया का भी एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्प्शन कैसा होगा, पैसिव री एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में होगा। बेटा इसके बाद यहाँ पर पीसीटी के अंदर, पीसीटी के अंदर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, पीसीटी के अंदर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हो जाएंगे, री एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बेटा री एब्जॉर्प्शन के बाद हम लोगों का आ जाता है यहाँ पर, अब ये दूसरा कंपोनेंट देखते हैं यहाँ पर, लूप ऑफ हेनलेज। बेटा लूप ऑफ हेनलेज जो होंगे, यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर भी दो पार्ट होने हैं, यहाँ पर भी दो पार्ट होने हैं। एक पार्ट हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो लूप ऑफ हेनलेज होंगे ये दो पार्ट होने हैं। बेटा कौन से पार्ट होने हैं, ये तो डिसेंडिंग लिम्ब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एसेंडिंग लिम्ब हो जाएगा। जो डिसेंडिंग लिम्ब होगा या एसेंडिंग लिम्ब होगा, इसमें क्या डिफरेंस है, देखो, और ये एसेंडिंग लिम्ब है। लूप ऑफ हेनलेज की बेटा एक खास बात याद रखना कि लूप ऑफ हेनलेज कभी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बट ये मिनिमम रीअब्जॉर्प्शन होगा। बट बेटा ये एक यू शेप स्ट्रक्चर है, यू शेप या हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है या बेटा हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर री एब्जॉर्प्शन किसका हो सकता है, तो देख बेटा यहाँ से मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर जो भी री एब्जॉर्प्शन होगा 5% के आसपास होगा, बट ये री एब्जॉर्प्शन होगा वाटर का। तो बेटा देख तू, जैसे यहाँ पर क्या था, फिल्ट्रेट ब्लड प्लाज्मा के बराबर था,
ये पीसीटी में मैक्सिमम बहुत सी चीज़ें क्या हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई। जब ये रीअब्जॉर्ब हो गई तो यहाँ पर क्या हुआ, कम पड़ जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में जो पीसीटी में होता है, पीसीटी में ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर कंसंट्रेशन होता है। मतलब बेटा पीसीटी में जो कंसंट्रेशन होगा वो फिल्ट्रेट के सिमिलर होगा, मतलब आइसोटोनिक कंडीशन क्रिएट होगी। अभी हम लोग इसको देख लेंगे। अगर यहाँ पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ, इस जगह पर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो सीधी सी बात है बेटा, जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो वाटर यहाँ से बाहर आया, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया। अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया, ये रीनल ट्यूब्यूल था बेटा, यहाँ से वाटर आया, ये था ब्लड वेसल्स। अब ये वाटर में अगर आया तो वाटर का मतलब इसका फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब इसका फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा मींस ये किसके लिए परमेबल होगा, तो जो हमारा डिसेंडिंग लिम्ब होगा, ये बेटा परमेबल होगा वाटर के लिए, तो क्या हो जाएगा, परमेबल हो जाएगा, वाटर के लिए परमेबल हो जाएगा। लेकिन बेटा साल्ट के लिए ये इम्परमेबल होगा। जब ये साल्ट के लिए इम्परमेबल होगा मतलब साल्ट यहीं का यहीं रह गया है, और अभी आइसोटोनिक कंडीशन थी ये, तो साल्ट यहीं रह रहा है, वाटर बाहर आ जा रहा है, वाटर बाहर आ गया, साल्ट अंदर रहा, साल्ट के कंसंट्रेशन क्या करेगा, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट बेटा क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जब कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट इंक्रीज कर जाएगा तो ऐसी कंडीशन में इसका वॉल्यूम घट जाएगा। वॉल्यूम घट गया, ये कंडीशन बेटा हम लोगों की कहलाएगी हाइपरटोनिक कंडीशन। हाइपरटोनिक टू बेटा क्या, ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा के कंपैरिजन में ये हाइपरटोनिक हो गया। लेकिन यहाँ पर बेटा दूसरा पॉइंट देखो, ये हिस्सा तुम्हारा कौन सा है, एसेंडिंग लिम्ब का। ये हिस्सा तुम्हारा कौन सा है बेटा, एसेंडिंग लिम्ब का। तो एसेंडिंग लिम्ब में दो पार्ट हमको देखने हैं। यहाँ पर बेटा एक पार्ट कौन सा हो गया, थिन सेगमेंट, और दूसरा पार्ट हो गया थिक सेगमेंट। बेटा जो थिन सेगमेंट है यहाँ पर देखो, वाटर रीअब्जॉर्ब होगा बेटा, एकदम नहीं होगा, वाटर के लिए इम्परमेबल। साल्ट यहाँ पर आएगा NaCl, NaCl आएगा मतलब बेटा कि अब आप इसको ऐसे बोल सकते हैं NaCl। यहाँ पर दोनों का रीअब्जॉर्प्शन बेटा कैसा होगा, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। कैसा रीअब्जॉर्प्शन होगा, पैसिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। दूसरी चीज़ें बेटा याद रखना कि अगर ये पैसिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है तो सोडियम यही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन पैसिव होगा। बेटा साल्ट अब यहाँ से क्या करेगा, NaCl बाहर गया, NaCl बाहर गया, तो कैसे बाहर गया, पैसिवली गया। अब दूसरा बेटा इसका थिक सेगमेंट देखो, अगर हम लोग इसके थिक सेगमेंट की बात करें तो वाटर क्या होगा, परमेबल है नहीं बेटा, Na+ और क्लोराइड है या NaCl, यहाँ पर इसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा, इसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का मतलब बेटा कि सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन एक्टिव हो जाएगा। अब देखो साल्ट बाहर जा चुका है, वाटर बेटा यहाँ जो बचा था बचा ही था, तो इसका मतलब कि जो कंसंट्रेशन है ऑफ फिल्ट्रेट वो कैसा हो जाएगा बेटा, अभी कैसा था यहाँ पर, हाइपरटोनिक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब बेटा कि यहाँ पर लेस कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन लेस हो जाएगा। अल्टीमेटली बेटा अब यहाँ से हम लोग पहुँच गए DCT में। DCT के पार्ट को देख तू,
डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कैन्युलेटेड ट्यूब्यूल को बेटा दो हिस्से हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर एक हिस्सा है कौन सा, यहाँ पर एक हिस्सा है बेटा ये प्रॉक्सिमल एंड और ये इसका डिस्टल एंड हो जाएगा, ऐसे समझ लेते हैं। तो इसको बेटा हम लोग दो हिस्से में डिवाइड करके पढ़ें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमारा हो गया प्रॉक्सिमल एंड ऑफ डीसीटी और इसका ये कंपोनेंट बेटा होगा डिस्टल एंड ऑफ डीसीटी, डिस्टल एंड ऑफ डीसीटी। यहां पर बेटा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये क्या होता है भाई, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है, यहां पर रीअब्जॉर्प्शन तो होगा, रीअब्जॉर्प्शन तो होगा बट बेटा हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होगा। क्या होगा, हार्मोन के इन्फ्लुएंस से। इसके प्रॉक्सिमल एंड पर बेटा जो काम करेगा, इसके प्रॉक्सिमल एंड पर जब काम करेगा तो ये पॉइंट बेटा जरूर याद रखना कि यहाँ पर एल्डोस्टेरॉन काम करेगा। अब एल्डोस्टेरॉन ने काम किया तो ऐसी कंडीशंस में यहाँ से बेटा ये सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सोडियम साल्ट का रीएब्जॉर्प्शन हुआ। सोडियम साल्ट के साथ साथ बेटा ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, जब सोडियम साल्ट आएगा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी आएगा, तो यहाँ पर वाटर और ये साल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हुआ। बेटा सीधी सी बात है। फिर इसके बाद इसके इस एंड पर यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन है ये बेटा कैसा हो जाएगा, ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा। बेटा इस एंड पर काम करेगा एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यहाँ से ये भी काम करेगा तो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन होगा केवल किसका, वाटर का। तो बेटा यहाँ पर वाटर और साल्ट दोनों क्या हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं। और इसका जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको हम लोग बेटा बोलेंगे पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। अगर यहाँ पर एक्टिव और पैसिव दोनों रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, मीन्स यहाँ पर बेटा ऐसे बोल सकते हैं DCT is a site of किसका बेटा साइट होगा, फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन। यहाँ पर फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, मतलब बेटा यहाँ पर ये रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पर बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ बेटा यहाँ से क्या रीअब्जॉर्ब होगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ बाई कार्बोनेट आयन का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। कभी कभी बेटा ये यहाँ से पोटेशियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, पोटेशियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है। पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन पर। अब बेटा यहाँ पर अगर हम लोग ये देखें, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ सिक्रीशन भी हो सकता है। क्यों भाई, जब सोडियम बाहर जा रहा है तो पोटेशियम अंदर नहीं आएगा, सोडियम बाहर जा रहा है तो पोटेशियम अंदर आएगा, तो ये मतलब सिक्रीशन भी हो सकता है यहाँ पर। तो सोडियम और पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों हो सकता है। बेटा इसके बाद हो गया हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। देखो ध्यान से, ये हिस्सा है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से बेटा क्या हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द वाटर, बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहां पर बेटा क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। अगर बेटा लार्ज अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, इसके साथ साथ थोड़े से बेटा क्या सा होंगे, यहाँ पर NaCl का भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडीशन बहुत स्मॉल अमाउंट है बेटा, अगर वाटर यहाँ से बाहर निकला तो ये कौन सी कंडीशन थी, देखो PCT में क्या था, PCT में जहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था, जहाँ पर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था वहाँ पर बेटा एल्डोस्टेरॉन और ADH दोनों काम कर रहे थे, साल्ट और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा था। जब बेटा साल्ट और वाटर दोनों का रीएब्जॉर्प्शन होगा तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी आएगी, आइसोटोनिक कंडीशन होगी बेटा, किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। प्लाज्मा के जैसा फिल्ट्रेट में भी क्या होगा,
यहाँ पर आइसोटोनिक कंडीशन आ जाएगी। बेटा दूसरी कंडीशन है यहाँ पर हाइपर टॉनिक कंडीशन भी क्रिएट होगी। हाइपरटोनिक बेटा क्यों? क्योंकि वाटर क्या हो जा रहा है, एब्जॉर्ब होता जा रहा है। तो इस टाइप से बेटा यहाँ पर हम लोगों ने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को देख लिया। बट बेटा एब्जॉर्प्शन में कुछ जनरल कंसेप्ट है, इनको आप एक जगह बेटा नोट कर लो। क्या बेटा जनरल कंसेप्ट है? जैसे सोडियम आयन है, इसका बेटा ऑलवेज क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा। इसका कहीं पर सिक्रीशन की प्रोसेस नहीं होगी, कहीं पर इनके सिक्रीशन की प्रोसेस नहीं होगी, तो ये बेटा रीएब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन जैसे तुम्हारा पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन का बोथ बेटा क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्प्शन एंड क्या हो जाएगा, सिक्रीशन। तो रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों हो जाएगा। दूसरी कंडीशन है बेटा, जैसे हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारा बेटा एच आयन कंसंट्रेशन है या यूरिया का कंसंट्रेशन है, तो बेटा एच आयन कंसंट्रेशन है, तो अगर एच आयन कंसंट्रेशन होगा तो ये ऑलवेज इनका क्या होगा, सिक्रीशन होगा। अगर ऐसा है तो बेटा दूसरी केस देखो, जैसे यूरिया है, तो यूरिया का क्या होगा, रीएब्जॉर्प्शन और क्या, सिक्रीशन। रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन दोनों हो जाएगा। लेकिन वाटर का बेटा रीएब्जॉर्प्शन ये ऑलवेज होगा। बट यहां से बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग पढ़ लें और वो समझ में आना चाहिए, क्या कि जो एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, बट पीसीटी में ये आइसोटोनिक कंडीशन होती है। आइसोटोनिक का मतलब प्लाज्मा के सिमिलर बेटा इसका कंसंट्रेशन होता है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेज में ये बेटा हाइपरटोनिक कंडीशन होती है, और असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनलेज में कौन सी बन सकती है बेटा, यहां पर हाइपोटोनिक कंडीशन बनती है। हाइपर और हाइपो का मीनिंग समझ रहे हो? हाइपर का मतलब क्या हो गया, प्लाज्मा के कंपैरिजन में फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा है। डिसेंडिंग लिम्ब या बेटा हम लोग डीसीटी का केस देखें, डीसीटी में क्या हो जाएगा, यहां पर भी आइसोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। बट बेटा कलेक्टिंग डक्ट में हाइपर टॉनिक कंडीशन होती है, और कलेक्टिंग डक्ट में ही बेटा हम लोग यूरिन टर्म, कलेक्टिंग डक्ट में ही हम लोग यूरिन टर्म यूज करेंगे। तो वो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये पीसीटी हो गया। अब बेटा कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। बेटा ये थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होता है? थ्रेशोल्ड सब्सटेंस का मतलब कि मैक्सिमम जो बेटा क्या हो सके, पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब हो सके, उनका थ्रेशोल्ड वैल्यू है हाई होगा। मतलब ऐसे सब्सटेंस होंगे जो हाई थ्रेशोल्ड कहलाएंगे, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू। हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू बेटा किसका होगा, जो जिसका 100% रीअब्जॉर्प्शन होगा। और 100% रीअब्जॉर्प्शन बेटा किसका होगा, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, लिपिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गए, मतलब बेटा विटामिन्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, ये क्या होते हैं, इनका 100% रीअब्जॉर्प्शन होता है। और ये बेटा ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होते हैं, इसलिए इसको हम लोग हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस या वैल्यू बोलते हैं। दूसरा बेटा आ जाएगा लो थ्रेशोल्ड वैल्यू। बेटा ये थ्रेशोल्ड वैल्यू को पहले समझो या सब्सटेंस को समझो। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम। जैसे
अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज बेटा हम लोगों को मिनिमम और नॉर्मल 80 to 100 मिलीग्राम पर 100 ml ब्लड चाहिए। 100 ml ब्लड के में बेटा अगर 100 मिलीग्राम ग्लूकोज है तो ये नॉर्मल कंडीशन है। किडनी बेटा इसको पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेगी, किडनी इसको पूरा का पूरा रीएब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन यही वैल्यू बेटा क्या 130 पहुँच जाए, 130 का मतलब यहाँ तक तो किडनी बेटा मैक्सिमम वैल्यू है। ये कोशिश करती है कि उसे पूरा का पूरा रीअब्जॉर्ब कर ले और वो यूरिन में न दिखाई दे। लेकिन अगर उससे वैल्यू ज़्यादा हो गई, मान लो बेटा 220 हो गई, 200 हो गई, तो अब ये ब्लड में अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा, इसका मतलब किडनी उसको रीअब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है और उसको कहाँ भेज दे रही है, यूरिन में। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ का मतलब बेटा ये हुआ कि उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई थ्रेशोल्ड वैल्यू। लो थ्रेशोल्ड वैल्यू बेटा क्या होती है, लो थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब ये होता है जो बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं, जिनको जनरली पास आउट होना ही है। क्या होना है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। तो बेटा ये सब क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन सब्सटेंस है। नाइट्रोजन सब्सटेंस एक लिमिट तक, जैसे यूरिया कितना है 17 to 36 या 38 मिलीग्राम है बेटा। 38 मिलीग्राम से अगर ज़्यादा हो गया तो इसको पास होना ही होना है, ये बहुत देर तक रिटेन नहीं किया जा सकता है बेटा। ये थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। एक और कंडीशन है, इसको हम लोग बोलते हैं ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। ए थ्रेशोल्ड का मतलब बेटा क्या हुआ, जिसमें थ्रेशोल्ड सब्सटेंस मतलब जो रीअब्जॉर्ब हो ही ना, जो किडनी में रीअब्जॉर्ब हो ही ना। तो बेटा इसमें क्या एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं क्रेटिनिन, और क्या हो गया बेटा सल्फेट हो गया। तो ये इनमें ए थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस को बोलते हैं या नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस बोलते हैं, मतलब ये जनरली रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो बेटा इस टाइप से हम लोगों ने आज 2 प्रोसेस कंप्लीट किया। पहला हो गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा था ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब हम लोग नेक्स्ट डे में देखते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन।